अगर आप में से कोई भी पायरेसी कम्युनिटी में इन्वॉल्व है तो किक-एस टॉरेंट्स या कैट दुनिया की सबसे ज़्यादा क्लासिक टॉरेंटिंग साइट्स में से एक है जो कि पायरेट बे के साथ आती है। इनफैक्ट 2015 में कैट मोस्ट पॉपुलर फाइल शेयरिंग वेबसाइट बनी थी पूरी दुनिया की, जब पायरेट बे को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा था। अनफॉर्चुनेटली कैट के लिए जो उनका समय था टॉप पे रहने का, वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि उनके खुद के लीगल इश्यूज आने लगे उसके कुछ ही समय बाद। अब जो भी हो, कैट जो है एक्सट्रीमली पॉपुलर ऑप्शन था पायरेट्स के बीच में। इसकी वजह से उन्होंने अपना स्पॉट भी स्कोर कर लिया था हॉल ऑफ इन्फेमी में। मगर जैसा कि हमने पायरेट बे के फाउंडर्स और मेगा अपलोड के फाउंडर के साथ देखा, जो प्रोसिक्यूटर्स और कॉपीराइट होल्डर्स हैं वो इन फाउंडर से ज़्यादा खुश नहीं है। आफ्टर ऑल न्यूजीलैंड ने अपनी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को भेजा था मेगा अपलोड के फाउंडर को पकड़ने के लिए, और स्वीडन ने भी पायरेट बे के फाउंडर को पकड़ने के लिए पूरी दुनिया में जाल बिछाए थे। तो इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि अगर आपको ऐसी कोई भी साइट मिलती है तो आपको अनोनिमस रहना चाहिए वहाँ पे। और यही एग्जैक्टली कैट के फाउंडर ने करने की कोशिश करी थी, मगर प्रोसिक्यूटर्स ने इवेंचुअली उन्हें पकड़ लिया और वो कौन है ये भी पता लगा लिया। तो आखिर क्या हुआ उसके बाद? अगर थोड़ा पीछे जाए तो किक-एस टॉरेंट्स की कहानी हमें एक इंसान के पास लेके जाती है जिसका नाम था आर्थिम वॉलन, और एटलीस्ट ये तो प्रोसिक्यूटर्स मानते हैं। और जाति किससे, तो आर्थिम यूक्रेनियन था, मगर ऐसा लगता है कि उसने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी पोलैंड में बिताई थी। ये चीज़ तो क्लियर नहीं है एग्जैक्टली आर्थिम का जन्म कब हुआ था, मगर क्योंकि वो 30 साल का था जब उसे अरेस्ट किया गया था 2016 में, तो हम मान सकते हैं कि उसका जन्म 1986 या 1987 में हुआ होगा। एनीवेज, ऐसा लगता है कि आर्थिम जो है वो हैवीली इन्वॉल्व था पायरेसी कम्युनिटी में अपने टीनेज ईयर्स के दौरान, और इसमें उसे ज़्यादा समय नहीं लगा कि वो एक यूज़र से होस्ट बना, क्योंकि आर्टम ने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा पायरेसी सीन में। यूट्यूब और इंस्टाग्राम की तरह अगर आप एक पायरेसी साइट भी होस्ट करते हो तो आप एड्स दिखा सकते हो जो कि रेवेन्यू लेके आएगा, और जैसा कि आप बाद में देखोगे कैट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू था। और इस पोटेंशियल को कंसिडर करते हुए आर्टम ने कोई भी समय वेस्ट नहीं किया और अपनी कोडिंग स्किल्स को काम पे लगा दिया। कुछ ही समय बाद नवंबर 2008 में आर्टम ने किक-एस टॉरेंट्स को लॉन्च किया। इनिशियली ऐसा लग रहा था कि आर्टम ने ट्राई किया बेस्ट वो अपने इश्यूज़ को ख़त्म कर सके अथॉरिटीज़ के साथ। कैट ने गर्व से क्लेम किया कि वो डीएमसी के साथ कंप्लाई करते हैं और वो किसी भी तरह के कॉपीराइटेड टॉरेंट्स को हटा देंगे जैसे उन्हें नोटिफाई किया जाएगा। मगर सच्चाई तो ये थी कि एग्जैक्टली ये केस नहीं था, क्योंकि साइट का कंटेक्स्ट ही ऐसा था। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा कि यूज़र्स ने कॉपीराइटेड कंटेंट को अपलोड करना शुरू कर दिया और कॉपीराइटेड होल्डर्स ने कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया कैट को। मगर उन्हें सेम रिस्पॉन्स मिलता था हर बार, ग्रीटिंग्स, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिव्यूड बट कैन नॉट बी प्रोसेस ड्यू टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। और जो ज़्यादातर रीजंस वो लोग देते थे वो बेमतलब के फालतू रीजंस होते थे। फॉर एग्जाम्पल रीजन 4 में उन्होंने मेंशन किया है कि 30 से ज़्यादा टॉरेंट्स मेंशन किए गए हैं क्लेम ईमेल में। अगर कैट लेजिटिमेटली ट्राई करता है कंप्लाई करने के लिए तो ऐसे क्लेम को एड्रेस करना उनकी टॉप प्रायोरिटी होती, मगर कैट जो है इंटेंशनली अवॉइड करा था क्लेम्स को। इसमें बड़ी लिस्ट थी टॉरेंट्स की, क्योंकि वो चाहते थे कि कम से कम टेक डाउन प्रोसेस में टॉरेंट्स को हटाए वो हर टेक डाउन के साथ। और कई सालों तक कैट इस तरह के आउटराइट इनकम्प्लायंस से बचता रहा, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स के पास इससे भी बड़ी मछली थी तलने के लिए। मगर जैसे ही उन्होंने मेगा अपलोड और पायरेट बे को टेक डाउन किया, प्रोसिक्यूटर्स की नज़रें किक-एस टॉरेंट्स पे आ चुकी थी। इनिशियली प्रोसिक्यूटर्स ने काफ़ी हल्के एक्शन से शुरुआत करी किक-एस के अगेंस्ट। उनको ये पता नहीं था साइट के पीछे कौन है, और हॉनेस्टली मुझे नहीं लगता कि उन्हें फ़र्क भी पड़ा होगा कौन है। बस वो वेबसाइट को टेक डाउन करना चाहते थे ताकि कॉपीराइटेड मटेरियल को ख़त्म कर सके। तो फरवरी 2013 में उन्होंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया कैट की एक्सेस को ब्लॉक करने में। जो हाई कोर्ट है लंदन का, उसने ऑर्डर किया आईएसपी को कि वो लोगों को ब्लॉक कर दे एक्सेस करने से किक-एस टॉरेंट्स को और बाकी की 2 टॉरेंट साइट्स को। आईएसपीज़ ने कंप्लाई किया और एक्सेस को ब्लॉक कर दिया, मगर जब भी वो एक्सेस को ब्लॉक कर देते थे किक-एस के डोमेन की, किक-एस जो है वो दूसरे डोमेन में चला जाता था। उन्होंने ka.tt को kick-ass.to कर दिया, फिर kick-ass.so कर दिया, फिर kick-ass-torrents.im कर दिया, फिर cat.cr कर दिया, और इसी तरह से करते गए। क्लियरली प्रोसिक्यूटर्स जो है पूरी वेबसाइट को आईएसपीज़ के थ्रू तो बंद नहीं करवा सकते थे, मगर वो कैट को फोर्स कर रहे थे कॉन्स्टेंटली डोमेन्स को स्विच करने में। इसका मतलब ये था कि ज़्यादातर लोगों को लेटेस्ट डोमेन उनके दिमाग में याद नहीं रहता था और उन्हें गूगल करना पड़ता था किक-एस टॉरेंट्स को लेटेस्ट लिंक ढूंढने के लिए। और इसे कंसिडर करते हुए जो मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका या फिर MPAA है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो गूगल के साथ मिलकर टेक डाउन करेंगे कैट को। और उन्होंने गूगल को कहा कि सही किक-एस लिंक को गूगल के सर्च रिजल्ट से हटाए, और उन्होंने स्टीम के साथ भी काम किया ताकि वो करेक्ट लिंक को स्टीम चैट पर शेयर होने से रोक सके। ये स्ट्रैटेजी है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही, और इसकी वजह से बहुत सारे पायरेट्स जो है वो मलिशियस कॉपीकैट वेबसाइट पर पहुँच गए जहाँ पे मालवेयर और वायरसेस भरे हुए थे। और ये परफेक्ट एक्सक्यूज़ था क्रोम और फायरफॉक्स को कि वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर सके कैट की एक्सेस को, अगर आपके पास सही लिंक हो फिर भी।
अगर आपने कैट को एक्सेस करने का ट्राई किया इन ब्राउज़र से 2015 में, तो आपको एक मैसेज आया होगा कि उन्होंने एक्सेस को ब्लॉक कर दिया साइट में, क्योंकि वो आप वायरस को डाउनलोड करना नहीं देना चाहते थे। ये डेफिनेटली इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें कॉपीराइट होल्डर्स के द्वारा प्रेशराइज़ किया गया था। वो तो बस आपकी सेफ्टी देख रहे थे। जोक्स को साइड में रखते हैं। इसी वजह से हम सबको पता है क्यों उन्होंने ब्लॉक की थी एक्सेस को। और 2016 में क्रोम और फायरफॉक्स ने उनके एक्सयूज़ को फिशिंग कंसर्न्स पे बदल दिया था, मगर कुछ ही समय बाद उन दोनों को इन चीज़ों में खेलने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने एक्सेस को खोल दिया और रास्ते से हट गए। और इस पॉइंट पे ये चीज़ तो क्लियर थी कि कैट को एक ऐसा कोई भी वो कीड़ा नहीं था जिससे प्रोसिक्यूटर्स मसल के आगे बढ़ सकें। तो कैट जो है इतना बड़ा हो चुका था कि लार्जेस्ट फाइल शेयरिंग साइट बन चुकी थी दुनिया की। तो प्रोसिक्यूटर्स ने डिसाइड किया कि होस्ट को पकड़ा जाए अब। इस पॉइंट पे एफबीआई ने सालों की नाकाम कोशिश कर ली थी टेक डाउन करने की कैट को, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चीज़ों को बड़े लोगों के पास लेके जाए, जो है आईआरएस। चाहे वो एल कैपरोन हो या फिर वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ये चीज़ तो क्लियर है कि एक एंटिटी जिसको आप कभी भी परेशान नहीं करना चाहोगे वो है आईआरएस। बहुत सारे लोगों ने एफबीआई को परेशान किया और सालों तक बच के निकल गए, मगर कोई भी आईआरएस से बच के नहीं निकला है। और ये जो है वो कोई भी तरह से अलग नहीं था आर्टेम के लिए। आईआरएस को ये मतलब नहीं था कि उन्होंने $1 बिलियन का लॉस कर दिया था रेवेन्यू का कॉपीराइट होल्डर्स के लिए, मगर उन्हें ये परवाह थी कि आर्टेम ने किस तरह से आईआरएस का लॉस किए थे। और क्योंकि आर्टेम ने पैसे कमाए थे एड्स दिखाकर कैट के ऊपर, तो बहुत सारे एडवर्टाइजर्स अमेरिकन थे, मगर फिर भी कैट सेल्स टैक्स या फिर डायरेक्ट इनकम टैक्स कोई भी रेवेन्यू नहीं दे रहा था, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। और मार्च 2016 में आईआरएस ने एक अंडरकवर एजेंट को हायर किया कि एड की इंक्वायरी करे कैट के ऊपर। और आईआरएस एजेंट जो है वो कॉन्टैक्ट कर पाया था सक्सेसफुली कैट के एम्प्लॉय के साथ, जिसका नाम था मिस्टर वाइट। और मिस्टर वाइट ने उस एजेंट को कहा कि कैट $300 पर डे पर एड का चार्ज करता है। और उसने एजेंट ने उन्हें पेमेंट डिटेल्स भी दे दी थी लैटवियन बैंक की। उस एजेंट ने आगे जाके 5 दिन का ऐड खरीदा ताकि वो ट्रस्ट जीत सके कैट का और पोटेंशियली और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके। क्लियरली आईआरएस के पास मोटिव्स थे कैट को पैसे देने के लिए, मगर टेक्निकली इसका मतलब ये है कि आईआरएस ने कैट को $1500 देकर सपोर्ट किया। एनीवे, उसके कुछ ही समय बाद आईआरएस के एजेंट ने मिस्टर वाइट को दोबारा से कॉन्टैक्ट किया एक महंगे ऐड को खरीदने के लिए। इस बार वो बैनर ऐड को ढूंढ रहा था जो कि $10,000 से $32,000 पर डे कॉस्ट करता। अब ये चीज़ तो क्लियर नहीं है कि वो आईआरएस सक्सेसफुली इस परचेस को करी या नहीं उन्होंने, मगर वो एक्चुअली एक नए बैंक अकाउंट जो कि एस्टोनिया में था उसको निकाल चुके थे। इन डिटेल्स को साथ ही उन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी का सहारा लिया और इन्वेस्टिगेटर्स ने सारे बैंकिंग रिकॉर्ड्स निकाल लिए दोनों अकाउंट्स के। इसने आईआरएस की ये जानने में मदद करी कि आर्टेम काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहा था कैट से, और पीक पे तो कैट जो है नियरली $17 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू लेके आ रहा था। आईआरएस जो है उनको अपना कट भी चाहिए था, और फॉर्चुनेटली उनके लिए जो बैंक अकाउंट्स थे उसने ज़्यादा क्लूज दे दिए। इन्वेस्टिगेटर्स जो है अनकवर कर चुके थे ऑपरेशन को, जो कि होस्ट करे गए थे शिकागो से बाहर, और जो सर्वर्स थे वो कनाडा में लोकेटेड थे। मगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस था उन्हें जो मिला था वो था आर्टेम्स का आईपी एड्रेस। उनको ये नहीं पता था आईपी एड्रेस किसको बिलोंग करता है, मगर जो सारे रास्ते हैं वो आर्टेम की तरफ ही जा रहे थे। आर्टेम को कोई भी आइडिया नहीं था कि प्रोसिक्यूटर्स इतने पास है उसकी आइडेंटिटी को अनकवर करने के लिए, तो उसने अपनी डेली लाइफ को कंटिन्यू किया, और इसमें इंक्लूडेड था आईट्यून स्टोर से मीडिया को खरीदना। आयरॉनिकली जो ओनर है सबसे बड़ी पायरेसी वेबसाइट का पूरी दुनिया में, वो खुद के मीडिया के लिए पे कर रहा था। आई गेस उसे ऐसा लगा होगा कि अगर उसके पास पैसा है तो वो पे करना चाहिए उसे। आई एम नॉट श्योर, मगर आयरॉनिकली ये चीज़ जो है वो उसकी पकड़े जाने का कारण बना, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो बहुत सारी कंपनीज के साथ काम कर रहे थे उस आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के लिए, जिसमें से एक एप्पल थी। और जब आर्टेम ने एक परचेज करी आईट्यून स्टोर में उसकी एप्पल आईडी और आईपी एड्रेस के साथ, प्रोसिक्यूटर जो है वो आराम से आइडेंटिफाई कर चुके थे उसे। फेसबुक भी एविडेंस दे पाया था कि वो इनफैक्ट आर्टेम ही है, क्योंकि सेम आईपी एड्रेस यूज हो रहा था कैट के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट को चलाने के लिए। और 20 जुलाई 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने प्राउडली अनाउंस किया कि उन्होंने आइडेंटिटी अंडरकवर कर लिया आर्टेम की, और पोलैंड पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है उसे। वो जो है शट डाउन कर चुके थे कैट के प्रॉक्सी सर्वर्स को, और ऑफिशियली वेबसाइट को भी डाउन कर चुके थे। प्रोसिक्यूटर्स ने आगे जाके हर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा दिया उसके ऊपर, जो कि वो सोच सकते थे। और ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे, क्योंकि कैट ने $1 बिलियन से ज़्यादा का मीडिया डिस्ट्रीब्यूट किया था। और आर्टेम के लॉयर आयरा रॉथकेन की माने तो वो 20 साल तक की सज़ा चार्ज कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और 5 साल तक की सज़ा चार्ज कर रहे थे हर काउंट ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए। रॉथकेन ने क्लियर किया कि ये हाईली डाउट करते हैं वो कि ये सारे कन्वेंशन जो है वो होंगे, मगर वर्स्ट के सिनेरियो ये होता है कि आर्टेम को डेकेड्स की जेल होती। मगर चीज़ों को और ख़राब न करने के लिए आर्टेम जो है एक्सट्रीमली बैक पेन से सफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। और आर्टेम जो है डिस्क्राइब करते हैं इस ट्रिप के दौरान हॉस्पिटल की उन्हें पुलिसमैन के द्वारा पकड़ा गया मशीन गन्स के साथ, और एक जो गार्ड थे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये सुना है कि उसने 3 मर्डर्स करे। और इस चीज़ को सुनते हुए आर्टेम को ये पता था कि वो क्रिमिनल लॉ सूट ज़्यादा होने वाली है बजाय कि सिविल लॉ सूट के, और उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि जब तक सुनवाई नहीं आती वो वहीं पे रहे।
और जैसा कि आपने गैस कर लिया होगा, जैसे ही बेल अप्रूव हुई आर्टम ने अमाउंट को पे किया और कंट्री छोड़ के उड़ गया। और बेल अमाउंट जो सरप्राइजिंगली सिर्फ $1,08,000 की थी, और ऐसे इंसान के लिए जो कि टेंस ऑफ मिलियंस पर ईयर बना रहा था, इवन $1 मिलियन की जो बेल थी वो भी काफ़ी ईजी प्राइस होती है उनकी आज़ादी के लिए। मगर लकीली आर्टम के लिए उससे बहुत छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ी, जो कि $1,00,000 से थोड़ी सी ज़्यादा थी। ये तो क्लियर नहीं है एग्जैक्टली आर्टम ने पोलैंड को कैसे छोड़ा, क्योंकि उनका पासपोर्ट तो जब्त कर लिया गया था। मगर उसकी वेल्थ को देखते हुए आई एम श्योर वो आराम से फर्स्ट क्लास स्मगलर को ढूंढ पाया होगा। एनीवेज 26 अगस्त 2020 में पॉलिश मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने कंफर्म किया कि आर्टम जो है वो देश छोड़ के उड़ चुका है, और एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स जो है वो पोलैंड में कंटिन्यू नहीं होंगी अब। और उसकी लीगल टीम भी केस से निकल गई, क्योंकि वो उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा था आर्टम के साथ, और आर्टम का प्रोसिक्यूशन तब से होल्ड पे पड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, जब तक आर्टम को पकड़ा नहीं जाता, केस जो है कभी भी सुनवाई पे नहीं जाएगा, और आर्टम जो है वो अच्छी ज़िंदगी जी सकता है नॉन एक्सट्राडिटिंग कंट्री में। और किक-एस टॉरेंट्स की बात करें आज, तो बहुत सारी साइट जो है वो ओरिजिनल को कॉपी कर रही है, मगर जो चीज़ है कि जो कोई भी ओरिजिनल नहीं है ओरिजिनल की तरह। और इसी तरह से जो मेन रीज़न था कि किक-एस जो इतना पॉपुलर हुआ था पहली जगह पे, क्योंकि पायरेट बे जो है उसे टेक डाउन कर लिया गया था, तो नेचुरली हर कोई जो है सेकंड बेस्ट ऑप्शन में गया था। मगर क्योंकि पायरेट बे बेसिकली इमॉर्टल बन चुकी है, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी किसी और चीज़ की ज़रूरत है लोगों को। आज भी बहुत सारे लोग उन ग्लोरी डेज ऑफ कैट को मिस करते हैं, जो कम्युनिटी उसके पीछे थी उन्हें भी। हालांकि कैट जो है वो इमॉर्टल तो नहीं बन पाया पायरेट बे की तरह, मगर इसमें कोई भी डाउट नहीं कि कैट परमानेंटली याद रखा जाएगा लेजेंड की तरह पायरेसी कम्युनिटी में। क्या आप लोग मानते हो कि मॉरल है पायरेट करना? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर किक-एस नॉस्टैल्जिक है आपके लिए, और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।